Hello everyone. In previous lecture we discussed about two particular properties variation, that is valency and atomic size. So आज हम आगे वाली जो पेंडिंग हमारी टू प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मे बी दोनों जो प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, हो सकता है आपको उनमें कुछ डाउट्स हों। सो पहले इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में उसके रिगार्डिंग जो भी मुझे जहां पे लगता है कि आपको मे बी कुछ डाउट हो, मैं अगेन उस चीज को एक बार क्लैरिफाई करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। द थर्ड प्रॉपर्टी इज मेटालिक प्रॉपर्टीज। What do you mean by metallic properties? Obviously, metallic means metals. तो जो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो मेटल्स शो करती हैं उनको हम मेटालिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और हम अगर बात करें मेटल्स की, हम मेटल्स किसको बोलेंगे? अब तक हमने जूनियर क्लासेस में डिस्कस किया है, जो शाइनियर होती हैं, स्ट्रॉन्गर होती हैं, डक्टाइल होती हैं, मेलेबल होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं, दे ऑल आर मेटल्स। बट बाय द न्यू कॉन्सेप्ट, not by the new concept, actually by the highest modified concept, metals are those species which have the tendency to lose electrons. ऐसी species जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की, उनको हम बोलेंगे मेटालिक कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पे मैं एक एग्जाम्पल कंसीडर करूंगी सोडियम का। सोडियम हमारे पास, हम यहां पे लेते हैं, दिस इज सोडियम। सोडियम को हम एक मेटल कंसीडर करते हैं। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं कि जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, क्या ये उसको कंफर्म करता है। एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? +1। +1 मीन्स ये खुद को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। क्लियर? सो सोडियम एक मेटल है। वाई? बिकॉज इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम एक मेटल है क्योंकि इसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। सेकेंडली, आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ऐसी स्पीशीज जिनकी वैलेंसी प्लस में होती है वो सारे के सारी मेटल्स होती हैं, जिनकी वैलेंसी माइनस में होती है वो सारे के सारी नॉन मेटल्स होती हैं। ये एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट करने का, लेकिन हाइड्रोजन के केस में बस ये एप्लीकेबल नहीं है। चलिए, अब हम बात करते हैं मेटालिक प्रॉपर्टीज की। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज मेटालिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को हम मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। सेकेंडली, इस मेटालिक कैरेक्टर का एक अनदर नेम भी है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। सो रिमेंबर्ड इट। क्लियर? अब हम बात करते हैं वेरिएशन की। अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें, दैट मीन्स अलोंग द पीरियड बात कर रही हूं मैं। अलोंग द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है? डिक्रीज। वाई? रीजन क्या है उसका? सो अगर आपको एटॉमिक साइज समझ में आया तो ये रीजन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। कैसे? बिकॉज साइज डिक्रीजेस एंड इट इज डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, सो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। सिंपल है कि जैसे जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जो साइज है वो कम होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। सो अगर किसी चीज का साइज छोटा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो अगर साइज कम होता जाएगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना डिफिकल्ट होता जा रहा है, दैट मीन्स मेटालिक कैरेक्टर ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस। अब एक सिंपल सा मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट दूं कि फॉर एग्जाम्पल, एक तो आपके हैंड में एक कोई कैंडी है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में एक कैंडी है और अगर मैं इसको कंपेयर करूं कि मेरे दूसरे हाथ में जो है वो 10 कैंडीज हैं, सो दैट मीन्स मेरा हैंड लाइक दिस, मेरा हाथ इस तरह से रहेगा अगर 10 कैंडीज है। तो कौन से वाली सिचुएशन में कैंडीज को बाहर निकालना इजी है? ऑब्वियसली इन दिस केस। सो जितना बड़ा साइज इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना उतना इजी, जितना छोटा साइज इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना उतना ही टफ। और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे, दैट मीन्स उनका मेटालिक कैरेक्टर भी कम होता चला जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? लिथियम का। और सबसे छोटा साइज किसका होगा? फ्लोरीन का। सो सिमिलरली सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है इनमें से? मेटालिक कौन है? लिथियम। और सबसे कम कौन सा है? फ्लोरीन।
क्लियर? सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि जिसका एटॉमिक नंबर कम वो ज्यादा मेटालिक। यहां पे इसके अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूं तो, लेफ्ट टू राइट की अगर मैं बात करूं तो, क्लियर? सो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम बात करें टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मीन्स अलोंग द ग्रुप। अलोंग द ग्रुप जो है वो आपका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता चला जाएगा। अगेन रिलेट टू एटॉमिक साइज, because size increases and it is easy to lose electron, so metallic character increases. Similarly हमने अभी डिस्कस किया, जितना बड़ा साइज इलेक्ट्रॉन को बाहर पुल करना उतना ही इजी, और जितना इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा दैट मीन्स उतना ही ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा। क्लियर? सो इट इज ऑल अबाउट द मेटालिक प्रॉपर्टीज। क्लियर? अब हम बात करते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर की। नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब जस्ट अपोजिट टू मेटालिक, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। सिमिलरली यहाँ पे भी नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन एज अ नॉन मेटालिक कैरेक्टर एज, और इसको हम क्या बोल सकते हैं साथ में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरेक्टर। क्लियर? सो अगर मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट, अगर आपको मेटालिक कैरेक्टर समझ में आ गया ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। रीजन, लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज छोटा होता चला जाएगा। जितना छोटा साइज है क्यों है, अट्रैक्शन की वजह से। तो अगर साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करता चला जाएगा। उसको अपना साइज बड़ा करना है तो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन अगर इजीली करता है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्लियर? सो बिकॉज साइज डिक्रीजेस एंड इट इज इजी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, सो द नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्लियर? अगर हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम, दैट मीन्स अलोंग द ग्रुप की, डिक्रीज होता चला जाएगा हमारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर। क्यों? साइज बड़ा है। साइज बड़ा है, ऑलरेडी इतना बड़ा साइज है, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इतना बड़ा साइज है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ रखेगा, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ना कि गेन करेगा। क्लियर? तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बिकॉज साइज इंक्रीजेस एंड इट इज डिफिकल्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, सो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। सो दीज आर योर 4 प्रॉपर्टीज वेरिएशन जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जामिनेशन में 3, 4, 5 इनमें से कितने भी मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 2020 आई मीन दिस ईयर की बात करें, जो एग्जामिनेशन हुआ मार्च में, उसमें 5 मार्क का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ इन 4 प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड था। क्लियर? सो दैट मीन्स दिस इज वेरी मेजर सेक्शन फॉर यू। तो अब हम बात करते हैं जो हमारी, अब ये जितनी भी हमारी 4 प्रॉपर्टीज हैं इनके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड आउट द बिगर साइज, कि हमारे पास इनमें से जो साइज है वो किसका बड़ा होगा। दिस इज योर मैग्नीशियम एंड दिस इज योर क्लोरीन। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। सो फॉर एस्टिमेटिंग और फॉर फाइंडिंग एटॉमिक साइज हमने डिस्कस किया था, एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली depend on the number of shells. So let's start with electronic configuration. For magnesium, electronic configuration is 282 and for chlorine 287. So अगर number of shells देखें दोनों केसेस में कितने हैं, 3 shells. Clear? दोनों में कितने shells हैं हमारे पास, 3 shells. तो shells के बेसिस पे तो हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते या ये नहीं बता पाएंगे कि किसका साइज बड़ा है। लेकिन अब अगर हम सेकेंड कॉन्सेप्ट देखें लेफ्ट टू राइट वाला, उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें, मैग्नीशियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑल्सो 17। सो कौन से केस में अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगा, 12 वाले केस में या 17 वाले केस में? ऑब्वियसली 17 वाले केस में। 17 वाले केस में इसमें लेस अट्रैक्शन, इस केस में मोर अट्रैक्शन। सो यहां पे लेस अट्रैक्शन है, यहां पे मोर अट्रैक्शन है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन साइज उतना ही ज्यादा छोटा। दैट मीन्स इन दोनों केसेस की बात करें,
इसमें ज्यादा अट्रैक्शन, तो इसका साइज जो है वो छोटा होगा। सो मैग्नीशियम का साइज जो है वो बड़ा होगा और क्लोरीन का साइज जो है वो छोटा होगा। क्लियर? सो बाय दिस मेथड यू कैन इजीली फाइंड आउट कि कौन सा कंपैरेटिव स्टडी जो है किसी भी एलिमेंट की वो आप कर सकते हैं। अगर हम यहां पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज मोर मेटालिक, आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा जो है वो ज्यादा मेटालिक करेक्टर है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 11, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9। सबसे पहला काम, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 एंड फ्लोरीन 2 7। वैलेंसी ऑफ पोटेशियम +1, वैलेंसी इज -1। क्लियर? सो अगर ये +1 है, ये -1 है, दैट मीन्स कौन सा मेटालिक हुआ, ये किसका नेचर ज्यादा मेटालिक हुआ। हमने डिस्कस किया था जो प्लस वैलेंसी होती है दैट इज मेटालिक और माइनस वैलेंसी मीन्स नॉन मेटालिक। सो पोटेशियम इज मोर मेटालिक देन फ्लोरीन। दिस इज योर आंसर। सो अगर आपको ये 4 की 4 प्रॉपर्टीज जो हैं आपने क्लियरली आपको समझ में आ चुकी हैं, दैट मीन्स आप इजीली इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दिस इज योर लास्ट टॉपिक। अब हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज पोर्शन की। सो लेट्स स्टार्ट विद एनसीईआरटी एक्सरसाइज। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक में हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 81। पेज नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 1, डिड डॉबनियर्स ट्राइड ऑल्सो एग्जिस्ट इन कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव, कंपेयर एंड फाइंड आउट। क्वेश्चन है कि जो डॉबनियर का ट्राइड था, कि अगर हम न्यूलैंड ऑक्टेव की बात करें वहां पे भी डॉबनियर का ट्राइड क्या प्रेजेंट था और इस चीज को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। सो हाउ टू कंपेयर? सो योर आंसर इज yes, डॉबनियर ट्राइड्स also exist in the columns of न्यूलैंड्स ऑक्टेव। यहाँ पे हमारे पास है डॉबनियर ट्राइड जो ये गिवन था। सो इसके बाद हम इसको कैसे मेंशन कर सकते हैं कि डॉबनियर ट्राइड्स also exist in the columns of Newland's octave. For example, lithium, sodium, potassium constitute a Dobnier triad. ये एक ट्राइड में भी था और जो हमारा ऑक्टेव था उसमें भी इसको सिमिलरली प्लेस किया गया था। Also, the second column of Newland's classification has the elements lithium, सोडियम एंड पोटेशियम। तो आप इस तरह से इसका आंसर जो है उसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। क्लियर? सो मैं दोबारा एक बार इसका आंसर रिपीट करूं। आपने सबसे पहले डॉबनियर ट्राइड आप ड्रॉ करेंगे। आफ्टर दैट डॉबनियर ट्राइड ऑल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम constitute a Dobnier triad. Also, the second column of Newland's classification has the elements lithium, sodium and potassium. So this is your question number first. After that, the question number second, what were the limitations of Dobnier classification? Dobnier classification की limitations क्या थी? तो बेसिकली हमने नोट्स में और जो हमने डिस्कस किया था वहां पे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि limitations of Dobnier triad, तो आप वहां से इसको इजिली कर सकते हैं। वैसे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। Dobnier सिस्टम जो था वो सिर्फ और सिर्फ 3 ट्राइड्स ही ड्रॉ कर पाया था। दीज आर 3 ट्राइड्स, लेकिन इसके अलावा वो अनदर क्लासिफिकेशन जो है उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए थे और ना ही उसको एक्सप्लेन कर पाए थे। दैट्स वाई that method is failed. Clear? After that, the question number 3, what were the limitations of Newland law of octave? जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था उसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी? सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो न्यूलैंड ऑक्टेव हमारा मेथड था, जो लॉ था, उसमें हमारे पास कुछ पर्टिकुलर लिमिटेशंस थी। कौन कौन सी थी? फर्स्ट लिमिटेशन थी कि जो हमारा क्लासिफिकेशन था दैट इज अप टू मार्क ऑन टू फॉर द कैल्शियम। सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही जो हमारा लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो एप्लीकेबल था। बाकी एलिमेंट्स जो थे वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते थे। सेकेंडली जो न्यूलैंड था उन्होंने बोला था कि मैक्सिममली डिस्कवर्ड एलिमेंट जो थे उस टाइम तक दे आर 56। उन्होंने बोला कि 56 ही एलिमेंट्स हैं, इन फ्यूचर कोई भी एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं होंगे। सो दैट्स वाई इनका क्लासिफिकेशन यहीं तक होना चाहिए। बट आफ्टर सम टाइम सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड हुज प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सो दैट इज द सेकेंड लिमिटेशन. After that, the third one is Newland adjust 2 elements in the same slot. You can see in that previous notes and all. Newland adjusted 2 elements in the same slot, but also put unlike elements under the same slot. For example, cobalt and nickel
in the same slot and these are placed in the same column as fluorine, chlorine and bromine which have very different properties than these elements. उन्होंने दो जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे उनको एक साथ रखा हुआ था. सेकेंडली जहां पे उन्होंने एलिमेंट्स को प्लेस किया था उनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो एंटायर ग्रुप से डिफरेंट थी. सो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप वहां से इनको क्लैरिफाई करेंगे. In next lecture, we discuss the pending portion of NCERT exercise. Thank you.